अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और साथ ही साथ खुश भी होंगे। लेकिन कल की जो तूफ़ानी बारिश है ना, उसके बाद लाहौर के कुछ इलाकों में बिजली नहीं थी। बहुत से लोग शिकायत भी कर रहे थे और रात की नींद लेना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं आई है इस मौसम की वजह से। जहाँ पर अब्र रहमत बरसती है, उसी वजह से जो ख़ास तौर पर जो निज़ाम है ना हमारा बिजली का तहसीली निज़ाम, वो तो ठप होकर रह जाता है और इदारों की जो कली है वो भी खुलकर सामने आती है। उसके ऊपर तो हम वक्तन फ़वक्तन आपको बताते ही रहेंगे कि क्या सूरत हाल रहेगी। मौसम के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले बात करते हैं जनाब, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि हमने बच्चों की तरबियत करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ उसूल हैं जिनको अगर अपना लें तो वो बेहतर हो सकती है। कि बच्चों की तरबियत आसान नहीं है, ख़ासतौर पर इस दौर में। इसमें जिस्मानी समेत आपको ज़हनी मुशक्क़त भी दरकार होती है। एक सुलझा हुआ बाएतमाद बच्चा ही आगे चलकर हमारे माशरे में मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। और बच्चों की तरबियत के लिए कुछ रहनुमा उसूल हैं जिनकी मदद से उन्हें माशरे के लिए बेमिसाल बनाया जा सकता है। अब क्या चीज़ है कि बच्चों की हर ख्वाहिश और हर ज़िद को पूरा करना ज़रूरी नहीं होता है। बच्चे की हर ज़िद और ख्वाहिश को पूरा करना हर वालिदैन का ख्वाब होता है, मगर ये उनकी आने वाली ज़िंदगी को मुश्किल बना सकता है। लिहाजा बच्चों को ख्वाहिशात की महदूद जो हद है ना, वो सिखाना तरबियत का एक अहम तरीन नुक्ता होना चाहिए। क्योंकि बच्चों की जो फरमाइशें हैं वो माने, आज़ादी भी दें, मोहब्बत और नरमी भी दें, लेकिन उन्हें अपनी मोहब्बत को अक़ीदत में तब्दील ना होने दें। बच्चों को बार बार गलती दोहराने से मना करें, क्योंकि बच्चे गलती तो करते हैं मगर उन्हें गलत काम करने से रोकना टोकना वालिदैन का हक़ होता है। उनको अच्छे बुरे का बताना, उसमें फ़र्क बताना वालिदैन का ही हक़ होता है, वो ही बता सकते हैं। लेकिन आप मुनासिब तरीके से ऐसी गलतियाँ करने से उन्हें रोक सकते हैं। मुस्बत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए दीगर सरगर्मियों की जानिब उन्हें मुतवज्जो करके उन्हें पहली गलती का एहसास दिला सकते हैं। बच्चों की तरबियत छोटे होते हुए करनी चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि अगर हमसे गलती होगी है तो हमने माजरत भी करनी है। उसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है, उसमें कोई आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो मजरूह नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है बच्चों को बचपन से सिखानी चाहिए। तो ये तो हमारा पैगाम हो गया है कि हमने किस तरह बच्चों की तरबियत करनी है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत से रिलेटेड बात कर लेते हैं। और आज के सेगमेंट में हमने बात करनी है डायबिटीज़ के हवाले से, क्योंकि डायबिटीज़ ताहयात साथ रहने वाली ऐसी तिब्बी बीमारी है जो हर साल लाखों अमवात की वजह बनती है और ये किसी को भी लाहक हो सकती है। ये बीमारी उस वक्त पैदा होती है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद ग्लूकोज को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता है, और इस पेचीदगी की वजह से दिल के दौरे, फॉलेज, नाबीनापन, गुर्दे का नाकारा होना और पाँव और टांगे कटने का ख़तरा भी पैदा हो सकता है। अब ये तेज़ी से बढ़ता हुआ मसला है और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक दुनिया भर में 53 करोड़ से ज़्यादा अफराद इस मर्ज़ का शिकार है और ख़दशा है कि 2030 तक ये तादाद जो है ये 64 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ सकती है। 2021 की आपको इदाद-ओ-शुमार बताऊं तो पाकिस्तान में तकरीबन 3.25 करोड़ बालिग अफराद शुगर के मर्ज़ में मुब्तला थे और ये मर्ज़ जो है नौजवानों में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह बताई जा रहा है कि बचपन में मोटापे की शरह में इजाफा है और दूसरा गैर मुतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी है। तो इसी पर आज हमने बात करनी है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है उसमें शुगर का मर्ज़ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए क्या कह लें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं, किस तरह इस एंडेमिक को, मैं तो कहूँगी कि जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको किस तरह रोका जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शाहिद नदीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शाहिद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। डॉक्टर शाहिद, ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने बात की है कि 2021 में जो पाकिस्तान में तकरीबन 3.25 करोड़ जो ख़ास तौर पर यंगस्टर्स का डेटा आया था हमारे सामने, उनमें शुगर पाई जा रही थी। तो क्या सिर्फ ये बचपन में आपका वेट ज़्यादा होना सिर्फ वही एक वजह है कि इनमें डायबिटीज़ पाई जा रही है, या और भी फैक्टर्स होते हैं? जी हाँ, ये बड़ा अच्छी एक जो आपने फैक्टर जो पॉइंट आउट किया है, मोटापा, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, एक तो एक बहुत बड़ी रीज़न जो है।
नौजवानों में जो है डायबिटीज़ का जो है ना, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये पिछले 2 साल से या 3 साल से अगर मैं बात करूं, जो मेरी प्रैक्टिस है और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, एक बड़ी प्रैक्टिस है मेरी ना डायबिटीज़ की। अब इसमें जो पिछले 2 से 3 साल मेरे पास जो ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के, वो बच्चे और नौजवान। और मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी जब ये 2-3 साल पहले, और आज भी मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि पहले जो ये डायबिटीज़ होती थी बच्चों में, नौजवानों में, वो होती थी टाइप 1। ठीक है, जो उसमें एक ऑटोइम्यून प्रोसेस होता है, ऑटोइम्यून जीन्स में आती है, आपको फैमिली से मिलती है। नहीं, टाइप 1 में फैमिली का भी पार्ट होता है, लेकिन वो यूजुअली उसका कोई रीज़न अभी इटियोलॉजी सामने नहीं आ सकी। उसमें ये होता है कि लबलबे के खिलाफ अपना ही जो है ऑटोइम्यून सिस्टम जो है वो हमला करता है, और लबलबा जो है वो, तो वो भी किसी को भी हो सकता है, वो भी किसी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा तादाद बच्चों की, नौजवान की होती है, जो कुछ अर्से पहले थी। लेकिन पिछले अगर हम 5 साल की बात करें तो जो टाइप 1 है वो तो एक उसी रेशो से चलती आ रही है जिस रेशो से पहले चली। जो इन पिछले 5 सालों में या 3 सालों में या 4 सालों में जो डाटा आपने बताया नौजवान नस्ल का, उसमें हैरानकुन बात यह है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बच्चों में और नौजवान नस्ल में हो रही है, बहुत तेज़ी से फैली। वजह उसकी एक तो मोटापा है, दूसरी बड़ी वजह यह है कि जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया, हमारा लाइफस्टाइल ख़ास तौर पे कोविड के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। सबसे बड़ा फैक्टर जो है इस टाइप 2 डायबिटीज़ का, जो नौजवानों में टाइप 2 कर रहा है, वो है स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस जो है वो क्योंकि कोविड के बाद कारोबारी हालात, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा चेंज हुई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हुआ, लोगों का जो स्लीप पैटर्न है वो चेंज हुआ, तो स्ट्रेस। दूसरा फैक्टर स्लीप पैटर्न का चेंज होना। अब स्ट्रेस की वजह से और जो स्लीप पैटर्न चेंज होने की वजह से लोगों का जो नाइट स्लीप का जो है वो पीरियड खत्म हो गया। लोग डे टाइम पे जो है वो सोते हैं, रात को जो है वो जागते हैं, और जो नेचुरल स्लीप का जो पैटर्न है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो नींद है वो रात नींद के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए, लेकिन उल्टा हो गया खासतौर पे कोविड के बाद। तो इस कोविड के बाद के पीरियड में टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होगी। मोटापा, सोने की पैटर्न से और स्ट्रेस की वजह से मोटापा होता है, और मोटापा, नींद की कमी और स्ट्रेस की वजह से एक जो फैक्टर होता है जो कि ये चीज़ डायबिटीज़ कर रही है नौजवानों में खासतौर पे, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के इतने ज़्यादा केसेस पिछले 2 सालों में मैंने देखे हैं कि पिछले साल की अगर बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा इसको ना हमें आम लैंग्वेज में लोगों को भी बताएं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है, बिकॉज सब लोग जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है इसलिए आपको डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये है पैटर्न क्या है, इंसुलिन करती क्या है हमारे बॉडी में जाके, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कैसे पैदा हो जाती है इंसुलिन की। तो थोड़ी सी लेमैन लैंग्वेज में थोड़ा सा बताइए। एग्जैक्ट। अच्छा, देखिए, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है यही बेसिक वजह है। ओबेसिटी, मोटापा, स्ट्रेस और नींद की कमी, जो 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ नौजवानों में और बच्चों में हो रही है, उसमें जो बेसिक पैथोलॉजी है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का उसका काम ये है कि वो बॉडी में ग्लूकोज जो ब्लड में होता है उसको सेल के अंदर इस्तेमाल करवाती है, उसके अंदर भेजती है और सेल को एक एनर्जी फराहम करती है ग्लूकोज की शक्ल में, और ग्लूकोज नॉर्मल हो जाता है। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर रही। जो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं जो कि वो गेट खोलते हैं जहाँ से ग्लूकोज एंटर होता है, वो गेट खुलता नहीं है और वहाँ पे लॉक लग जाता है। और लॉक लगने की वजह यह है कि वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बेसिक वजह है कि लॉक नहीं खुल रहा, इंसुलिन काम नहीं कर पा रही, उस लॉक को खोल नहीं रही, जिसकी वजह से वो जो चाबी थी ना उसकी शेप चेंज हो गई है, ताले की शेप चेंज हो गई है, जो रिसेप्टर्स उसके ऊपर सेल्स के ऊपर लगे हुए हैं। उस ताले की शेप चेंज हो गई है और चेंज की वजह क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह क्या है, हमारा लाइफस्टाइल, ठीक है, स्ट्रेस, नींद की कमी, मोटापा, इसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। इसकी कुछ साइंस भी, ग्रे स्पॉट, एक काला सा जो है ना वो स्पॉट नमूदार होता है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एकेंथोसिस निग्रिकन्स कहते हैं, या इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन आप लोग आम ज़बान में कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन जगह है वो गर्दन के बैक साइड पे आगे तक भी आती है, आगे। तो ये जो काला धब्बा है या जो ग्रे स्पॉट है ये गर्दन पे नुमायां होना शुरू हो जाता है, और दूसरे के बगलों के साथ एक्जिला के पास भी, यहाँ पे भी जो है वो काले निशान इस तरह के आ जाते हैं, जो कि इंसान को डायबिटीज़ होने से बहुत पहले ये चीज़ नमूदार हो जाती है, तो उनको पता चल सकता है। तो जैसे ही इस किस्म की चीज़ें इंसान देखे कि उसका पेट निकल रहा है और उसकी गर्दन काली हो रही है, या उसके यहाँ बगलों के पास एक्जिला के पास कोई ब्लैक निशान आ रहे हैं, और उसको
ज़रा सा खाना खाता है तो उसको नींद आ जाती है, Okay. उसको डिप्रेशन हो रहा है, उसको रात की नींद सही नहीं आती, एक सुस्ती सी है, एनर्जी का फुकदान हो रहा है, थोड़ा सा काम करता है थक जाता है। ये वो सिम्टम्स हैं, ये वो अलामात हैं जो कि इंसान बहुत पहले महसूस कर लेता है। अगर टाइमली अपने डॉक्टर से मशवरा करके टाइमली स्क्रीनिंग हो जाए, टेस्ट हो जाए, तो डायग्नोसिस टाइम पे होने से इस चीज़ को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। ज़रूरी है। डाइट कितनी ज़रूरी है और एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है अगर हमने डायबिटीज़ से बचना है, और डाइट किस तरह की लेनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम, जैसे कि आपने कहा कि सबसे बड़ी वजह मोटापा और लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डाइट देखिए, एक पहली बात जो डाइट सिलसिले में मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में, मेरे पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी प्रेजेंस है मेरी, तो उसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोगों की जो डाइट है वो लो कार्ब डाइट होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, यानी गला अनाज ज़रूर लें, लेकिन वो आप खालिस गंदम का आटा इस्तेमाल करें, फाइन आटे से पीछा छुड़ाएं, बेकरी का सामान जो है जो कि अक्सर मैदे से बनता है, हर चीज़ तकरीबन बेकरी में मैदे का इस्तेमाल हो, तो उससे बचें, बेकरी की चीज़ों से बचें। चीनी, सफ़ेद चीनी बहुत बड़ी कातिल है आपकी, उससे बचें। इसके अलावा आप ये जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मंचिंग। अच्छा। हमें ये आदत होती है कि नाश्ता किया, ऑफिस गए, चाय के साथ बिस्किट ले लिए, फिर थोड़ी सी देर बाद कोई मेहमान आया, फिर कुछ चाय चली, साथ कुछ और बेकरी का सामान ले लिया। बहुत से लोग सुबह जैसे चाय रस खा रहे होते हैं, बाकर खानी खा रहे होते हैं, केक रस खा रहे होते हैं, बेकरी का, ये भी नहीं खाना चाहिए। ये भी नहीं खाना चाहिए। आपको एक हेल्दी नाश्ता जिसमें आप कॉम्प्लेक्स कार्ब लें, अंडे लें, घर का जो सालन है वो लें। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि आप एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान 6 घंटे का वक्फा करें। ये नहीं है कि आपने नाश्ता किया, साथ ही ऑफिस जाके कुछ और खा लिया, फिर कुछ और खा लिया, मेहमान है, फिर लंच कर लिया, लंच के बाद फिर कुछ और खा। ये जो मंचिंग है बेवक्त की, बार बार खाते पीते ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो आजकल ठीक होना चाहिए। इसकी वजह से डायबिटीज हो रही है। अच्छा, अब जैसे रस और ये इस तरह की चीज़ें बात की, अब तो ब्राउन रस भी आगे में है, ब्राउन ब्रेड आगे हुई है, मल्टीग्रेन ब्रेड आगे हुई है, मतलब उन्होंने ऑल्टरनेट निकाल लिया हुआ है कि वाइट अगर ब्रेड नहीं चाहिए तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड खा लें, अगर सादे वाले रस नहीं चाहिए तो ब्राउन जो है ना रस वो खा लें, तो उसका कोई फायदा है या वो भी वैसे ही है? देखिए बात ये है कि जो ब्राउन रस है या ये शुगर फ्री बिस्किट हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है। ओके। आजकल तो आपने देखा होगा खतरनाक है शुगर फ्री मिठाई। मिठाई और शुगर फ्री, आप सोचिए ये कितना बड़ा मजाक है कि एक मिठाई है और वो शुगर फ्री हो सकती है। मिठाई मीठा कभी शुगर फ्री, जब मीठे के लिए की वजह से ही तो लोग खाता है, और मीठा पैदा करने के लिए आप चीनी इस्तेमाल करें, इसमें मैदा इस्तेमाल करें, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये जो शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री रस और ये सारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मैदे से चीज़ें बनती हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा ब्राउन रंग दे देते हैं तो इसका मतलब आप उसको लेके लगा देंगे शुगर फ्री, ऐसा नहीं है। ये सब बिजनेस की बातें हैं। जो हेल्दी डाइट है वो बेकरी से हटके है। उसमें आप चाहे वो शुगर फ्री बिस्किट हैं, शुगर फ्री रस हैं, अगर बेकरी में कोई चीज़ तैयार हो रही है, बन रही है, उससे प्लीज़ आप, अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं, खासतौर पे नौजवान जो हमारी टाइप 2 से बचना चाहते हैं, तो वही बेकरी से पीछे बचें, सबसे बड़ा फैक्टर। दूसरा, बेवक्त की जो मंचिंग है वो आपने नहीं करनी। आपने एक खाना खाना है, उसके और दूसरे खाने के दरमियान कम से कम 6 घंटे का वक्फा होना चाहिए प्लस। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सरसाइज को आप देखें, आप देख रहे हैं कि जो है ना हमारे जो पार्क्स हैं, हमारे ग्राउंड्स हैं, वो वीरान हो रहे हैं। रेस्टोरेंट्स, हर दूसरे दिन कोई नया रेस्टोरेंट बन रहा है, रेस्टोरेंट पे रश हो रहा है, जगह नहीं मिलती बैठने की। तो ये आप प्लेग्राउंड्स में आएँ, एक्सरसाइज पे आएँ, होटलिंग छोड़ें, हेल्दी डाइट करें, तो आप खासतौर पर इस चीज़ से बच सकते हैं। तो हमने डायग्नोज करने की कोशिश की है कि जनाब ये जो डायबिटीज़ का मसला है ये इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। वो बात वही आ जाती है कि जनाब लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आपकी बैलेंस डाइट होगी, तो आपको इस तरह के कोई भी मसले नहीं होंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर शाहिद नदीम साहब ने आज हमें ज्वाइन किया था। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए और इसके ऊपर बात की है। यहाँ पर हमने एक छोटी सी ब्रेक लेने हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। आज हमें ज्वाइन किया है शेफ सारा हैं, तो उनको वेलकम कहते हैं। शेफ सारा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज क्या लेकर आई हैं आप मज़े मज़े का?
आज भी मैं देसी कुजीन, पाकिस्तानी कुजीन से चिकन जिंजर विद वाइट राइस, वाह वाह वाह। और इंशाल्लाह ताला ये एक साथ एक ड्रिंक होगा हमारा जो अच्छा। मेरा बहुत पॉपुलर ड्रिंक है, जलजीरा। जलजीरा। Yes. ओके, आजकल वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है ना, तो स्टमक को हाँ, ठंडा भी उसको करता है, ठंडा करने के और लिए। डाइजेस्टिव के लिए। ठीक तो है। आज मेरी रेसिपी जो है वो चिकन जिंजर है। चिकन जिंजर विद राइस और साथ जो है ना वो ड्रिंक भी होने वाली है। तो इसके लिए जो छोटी मोटी जो चीज़ें चाहिए हैं वो थोड़ी सी बता दें हमें। उसमें ये है कि सबसे पहले तो हम चिकन बोनलेस को जो है वो जूलियन कट देंगे। ओके। और उसे हमने मैरिनेशन करना है दही के अंदर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, और जो हमारे रवायती जो मसाले जात हैं, हल्दी, लाल मिर्च वगैरह, तो उसके साथ जो है ना हम इंशाल्लाह ताला उसकी मैरिनेशन कर देंगे। ये ओवरनाइट भी हम कर सकते हैं और एज अ 30 मिनट्स पहले भी कर सकते हैं आप अच्छा। पकाने से। ठीक है। क्योंकि उसमें ये होता है कि दही के अंदर जो है ना, जो हमारे सारे जो चिकन के जूसीज और स्पाइस है ना, वो आपस में माशाल्लाह कनेक्टेड हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हम अपने टमाटरों की प्यूरी बनाते हैं, जो हम सबसे पहले ऑयल के या बटर के अंदर पकाएंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हम अपना ये जो चिकन वाली मैरिनेशन है ना, ये इसमें डाल देंगे और ये पकती रहेगी। 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह ये रेसिपी तैयार हो जाती है। अच्छा। और हम इसे नान के साथ भी खा सकते हैं, वाइट बॉइल्ड राइस के साथ भी खा Okay. सकते हैं, और रोटी के साथ। तो मतलब आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आपकी अपनी मर्जी, आपने किसके साथ किसके खाना साथ है। खाना है। शेफ सारा एक ड्रिंक भी शेयर करने वाली है। तो Yes. हमारा जिंजर चिकन तो बन रहा है। इसके लिए जैसे आपने बताया कि ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी नहीं है। इसमें सिर्फ आपने डाला है, प्याज डाला है, दही डाला दही है डाला और जो मसाले हैं घर के, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। नमक। बस ये 3 चीज़ें डाली है मसालों में। और ऊपर से आप लास्ट में जब ये तैयार हो जाए, आप लाइट सा गरम मसाला या जीरा और कोरिएंडर जो हमारा रोस्टेड होता है वो स्प्रिंकल ठीक कर है। दें, तो उसकी एक अपनी खुशबू माशाल्लाह ठीक है। फूड में आ जाती लेकिन है। मैरिनेशन में क्या आपने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ किया है? यस, पेस्ट भी अच्छा, use किया पेस्ट है। भी यूज किया है, वो अलग यूज करना है, और जो इसमें जिंजर अलग ऐड डालना ऑन है। करना है वो अलग ऐड ऑन करना है। ठीक है। और प्याज भी आपने उसमें ऐड ऑन किया और उसको आपने मैरिनेट कर दिया है Overnight. दही के अंदर ओवरनाइट। यस, सही है। और अब ये इसकी इतनी अच्छी जो है ना वो खुशबू आना शुरू हो गई आ रही है ना। हाँ। आज समझें कि आपकी ये माशाल्लाह एक गिफ्ट की रेसिपी है जो आज आपको मिल रही है। दिस इज जलजीरा हमारा। ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें डलनी इसमें है? हम ये करते हैं कि आपने ना 1/2 kg अम्बियाँ लेनी है, आम। ओके। ये जो कैरी raw लेनी form में है। कैरीज ठीक है। होती हैं, इनको आपने पिल करके ना वॉश कर लेना, और ठीक इनको है। एक सॉस पैन में पानी डाल के ना 2 गिलास, आधा किलो की रेसिपी बता रही हूँ मैं। ठीक है। तो उसमें आपने ना वो कच्चे आम अम्बियाँ काट देनी है ताकि वो पानी के अंदर डिप हो जाए। ठीक। उसके अंदर हम फिर ना 1 टेबलस्पून जो है अपना ज़ीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैंगो पाउडर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। और जो Okay. ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं बेशक वो सॉल्ट को स्किप कर दें। स्किप कर ठीक दें। है। तो और अगर नहीं करना चाहते तो ब्लैक सॉल्ट डाल ठीक सकते है। हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने ना कम से कम ना 15 मिनट के लिए पकाना है ओके। चूल्हे पे ही, ठीक। ताकि वो जो हमारे रॉ मैंगोज हैं ना वो इजीली नरम सॉफ्ट पे स्टेज पे आ जाए। उसके बाद हम उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ना हमने उसको ग्राइंड पे ले आना है, यानी कि ब्लेंडिंग। ओके, ब्लेंडिंग करनी है उसकी। ठीक है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे कुछ टाइम के बाद आपको पता ही है अम्बियाँ चली जाएंगी। हाँ। तो ये आप 1 ईयर के लिए इसकी शेल्फ लाइफ होती है ओह। कि आप इसको फ्रीज़र में एज अ क्यूब वाओ। की सूरत में, पैकेट्स की सूरत में, बॉल्स की सूरत में इसको सेव कर सकते हैं। उसकी जो प्यूरी है ना उसको आप जी, सेव कर सेव सकते कर हैं। सकते हैं। आपने वो पैकेट बनाए या उसको आपने वो जो जी, क्यूब्स की सूरत में क्यूब्स बनाए में। उसको निकाले और उसमें जो पानी डालेंगे एंड पे आप। नहीं, उसके बाद हम क्या Blend किया करेंगे, आपने उस हाँ, सारे आपने को? ना मिंट लेना है, वॉश है। करें मिंट को अच्छी तरीके से ताकि उसकी डस्ट वगैरह ख़त्म हो जाए। उस मिंट को वॉश करने के बाद जो है ना हमने क्या करना है, उसको ब्लेंडर में वो पत्ते डाल देने हैं। अच्छा, उसी प्यूरी के पुदीने साथ। के। ठीक जी। है। अब ठीक उसमें है। आप क्या करेंगी, अगर तो आपका दिल है कि यार मैं थोड़ा सा इसको सोडे का टच देना है, ओके। तो आप इसमें स्प्राइट, 7 अप भी डाल सकती हैं, या सोडा वाटर भी डाल सकती हैं, पानी भी डाल सकती हैं। जो पेशेंट्स हैं वो नहीं कोल्ड ड्रिंक्स ठीक लें, है, वो पानी तो के साथ ले कर लें। हाँ। ठीक है। उसको 1 से 2 मिनट के लिए हम ब्लेंड करेंगे। हाँ। उसमें आइस डालेंगे। आइस डालने के बाद हम उसे एक बोतल के अंदर सेव कर लेंगे। ठीक है। जब भी आपका कोई लंच हो, डिनर हो, कोई गेट टुगेदर हो,
आप दूसरे ड्रिंक्स जो कोक स्प्राइट वगैरह के बजाय आप जल जीरे का जो ड्रिंक है वो आप बना के आराम से जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने प्रिजर्व करना है तो आप एज अ जो प्यूरी की फॉर्म है उसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं। और बाकी पानी का इस्तेमाल और बाकी जो सोडे का इस्तेमाल वो बाद में करें। ठीक है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम स्टीविया शुगर ले सकते हैं। पर्सनली तौर पे भी मैं जितने भी मतलब वर्क करती हूँ बेकिंग के केक्स वगैरह जो मुझे अक्सर आते हैं, तो मैं उसके अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं रेगुलर शुगर की बजाय स्टीविया का यूज़ करूँ। वो स्टीविया शुगर है, प्लांट बेस्ड शुगर है। हाँ। जिसका उतना ज़्यादा कह लें कि मुज़र नहीं है, आपकी सेहत के ऊपर इतने असरात नहीं पड़ते हैं जितना ये जो वाइट चीनी हम खा रहे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसको वाइट पॉइजन भी कहा जाता है। तो जितना कम कर सकते हैं ना उतना कम करें। और ख़ास तौर पर ये जो बाहर की बोतलें भी हम पीते हैं ना, ये जो बड़े मज़े से हम पी रहे होते हैं जी, हमारा तो हाजमा ही नहीं ठीक होता है, हमारा तो खाना ही नहीं नीचे जाता है। तो ये सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है ना, ये जो हम बाई के ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, कोला ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है। तो उनसे बचें और इस तरह की जो ड्रिंक्स है वो घर पे बना के रखें, खुद भी पिए, बच्चों को भी दें, लाइफस्टाइल बेहतर करें। हाँ, वो भी डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं, या स्टेविया का इस्तेमाल कर लें या गुड़ का इस्तेमाल कर लें, शक्कर का इस्तेमाल कर लें, कुछ भी नहीं होता। खासतौर पे ये जो वाइट शुगर है इसको तो अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करें। आई नो कि मुश्किल होता है, आपको आदत है इतने सालों से वाइट शुगर खाने की, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। आपको अपनी सेहत से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा भी कितनी देर लगेगी इसको? और बस 10 मिनट्स और लगेंगे क्योंकि ऑयल देखिए ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। हाँ, वो और बबल्स भी बन रही है ना, तो इट मींस कि अब ये पकने की तरफ चला गया। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है ना अपने उसमें फिर हमारे पास अब ये देखिए ये राइस है, हम अपनी हॉट प्लेट गरम करके अपने राइस डालेंगे। ओके, ऑलरेडी कुक्ड राइस है जी हमारे पास। ठीक है, अच्छा, और यही चीज़ आपको पता है शेफ सारा, हम बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में, कितने महंगे बिल्कुल महंगे इतनी मतलब एक प्लेट आपको मिलेगी 1 पर्सन सर्विंग के लिए, तो वो इतनी महंगी होती है और उन पैसों में आप इतना ज़्यादा बना सकते हैं। ऐसे ही है। तो इसलिए हम जो है ना वो ये सेगमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हम शेफ्स को बुलाते हैं, प्रोफेशनल शेफ्स को बुलाते हैं जो कि आपको बता सके रेसिपी, कम बजट में आप ज़्यादा खाना घर पे बना सकते हैं। ये ज़्यादा अक्लमंदी वाली बात है मेरे ख्याल से, कि आपके जो है ना वो पैसे कम लगे लेकिन आप ज़्यादा खाना खा सकते हैं, सबके साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। तो जितने भी हम आपको रेसिपीज़ बताते हैं ना उसको नोट डाउन कर लिया करें और घर में बनाया करें। फिर हमें फीडबैक भी दिया करें कि किस तरह का आपकी जो है ना वो बनी है और घर वालों ने कितना अप्रिशिएट किया है उसके ऊपर, बड़ा ज़रूरी होता है जी। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो घर वालों की तरफ से किस तरह अप्रिसिएशन मिलती थी? खाना बनाती थी जब, तो कभी शुरू में हर कोई इतना माहिर तो नहीं होता ना, सीखने से सारी चीज़ें आती हैं। माशाल्लाह से अपनी मदर की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड मिला। और जब मैं छोटी थी 5 to 6 इयर्स की, तो मैं अपनी मदर के साथ छोटे छोटे पेड़े बनाती थी। तो वो मुझे कहती थी कि नहीं आप गर्मी है आप जाओ किचन से बाहर, मगर मैं कहती थी नहीं मैंने आपके साथ ही करना है। क्या बात वो है। चीज़ मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हुई, स्टडी भी चलती रही, फिर शादी हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मेरे हस्बैंड ने कन्विंस किया कि आप इसको लाओ आगे। आप माशाल्लाह बहुत, हालांकि मेरे पास 2-2 3-3 नौकर भी हांडियाँ बनाते थे। अच्छा। मैं फिर किचन में घुस जाती थी। वो कहते थे बाजी है कौन खाएगा, मैंने कहा तुम लोग खाओगे। तो वो शौक था ना आपको खाना बनाने का। जी। फिर वो समझें कि इन लोगों को मतलब आगे मैंने इसको बढ़ाने के लिए ना कॉलेजेस में एडमिशन लिया, इसकी टेक्निक सीखी। ओके। तो आज मैं अपना सारा कुक हाउस का एक पेज भी चला रही हूँ FB पे और इंस्टा पे। तो माशाल्लाह अब मुझे इस फील्ड में कह लें कि 12 इयर्स हो गए। अच्छा, 12 साल हो गए हैं आपको ये प्रोफेशनल शेफ, एज अ प्रोफेशनल शेफ। क्या बात है। और ये जर्नी जो है ना ये सारी ज़िंदगी चलती रहनी है। ये कोई भी आप किसी भी फील्ड में है ना वो आपके साथ साथ चलती है, ज़िंदगी के साथ साथ वो चीज़, आपका करियर, आपका प्रोफेशन चलता है। झटपट जो है ना वो तैयार हो गया है हमारा जिंजर चिकन और अब उसकी प्लेटिंग होने जा रही है। ठीक है,
हॉट प्लेट जो है, जैसे हम पहले भी आपको बताते हैं कि आप एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लेंगे तो वो आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो जाया करेगी, घर में ही आप जो है रेस्टोरेंट स्टाइल का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। खाना किसी को प्रेजेंट करेंगे तो वो कितना अच्छा लगेगा कि उसमें आपने राइस, बॉयल राइस लेने हैं और साथ ही उन्होंने हॉट प्लेट पे जो है ना वो जिंजर चिकन डाला है। अब वो प्रेजेंटेशन कर रही हैं जिंजर के साथ, ऊपर जो उन्होंने जूलियन कटिंग के साथ रखा हुआ था, साथ कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं। ठीक है, अपनी मर्जी, आप जितना मर्जी उसके ऊपर जिंजर डाल सकते हैं। और ये हमारा ड्रिंक। ठीक है जी, ये मज़ेदार ड्रिंक जो शेफ़ सारा ने आपको बनाना बताया है कि आप आराम से घर में बना सकते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। आज की हमारी जो डिश है वो झटपट तैयार होने वाली जिंजर चिकन विद राइस और जो ज़ीरा जल ज़ीरा ड्रिंक, जल ज़ीरा जो ड्रिंक है वो शेफ़ सारा ने बनाई है, झटपट बनी है, आप घर में आराम से बना सकते हैं और टेस्ट में भी बहुत मज़े की होगी क्योंकि इसकी जो खुशबू आ रही है इस वक्त हमारे पूरे स्टूडियोज़ में बहुत अच्छी है कि सुबह सुबह अगर मतलब इधर में मुझे तो लगता है कि मैंने अभी ख़त्म होना है ना जब ये शो, तो उसके बाद मैंने बहुत मज़े से खाना है क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ है। तो इधर और भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने नाश्ता नहीं किया हुआ, तो उनको भी हम कर लेंगे। तो शेफ़ सारा, थैंक यू सो मच कि आपने इतना मज़े का जो है ना वो रेसिपी आज हमारे लिए लेकर आई हैं और बनानी सिखाई है, झटपट सी बनी है। और जब मैं टेस्ट करूँगी फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट टाइम कि वो कितनी मज़े की बनी थी। तो थैंक यू सो मच कि आप आई। जनाब, अब कुछ बात करनी है हमने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ना पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर आपको बताऊं, एक कंपटीशन हुआ है कतर के दारुल हुकूमत दोहा में, आलमी सतह का ये मुकाबला हुआ है जिसमें वर्ल्ड स्कॉलरशिप्स कप में पाकिस्तानी तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान का जो परचम है उसको एक तो बुलंद किया है और प्राउड फील कर रहे हैं हम कि हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं ना वो इतना शाइन कर रहे हैं बाहर जाके। लाहौर के एचिसन कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, इब्राहिम उस्मान अजमल, मोहम्मद अहमद जुल्फ़िकार और हुसैन असलम हैं। उन्होंने 92 मेडल्स और 11 ट्रॉफ़ीज़ हासिल करके ना सिर्फ एशिया में पहली पोजीशन हासिल की है बल्कि आप कह लें कि आलमी सतह पर टॉप 3 में शामिल होकर एक नई मिसाल भी उन्होंने कायम की है। तो इस पर ही बात करनी है, वो सारे हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आगे उनकी जर्नी कैसी रहेगी, फ्यूचर प्लानिंग उनकी क्या है, उस पर बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये सारी ट्रॉफ़ीज़ उनकी पड़ी हुई हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है जी। हुसैन हमारे साथ मौजूद है और इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है और इब्राहिम की मॉम हमारे साथ जो है ना उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, इत्तफ़ा। तो आप भी इनके साथ गई हुई थी इत्तफ़ा? जी बिल्कुल, हम लोग मॉम्स चैपरॉन कर रहे थे इनको। अच्छा, क्या बात है। तो कैसा रहा इब्राहिम, कैसे एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर? हमारी उधर एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही, बहुत इंजॉयबल था। दोहा एक बहुत पॉपुलर सिटी है तो उसकी टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी बहुत हैं और मुकाबले में भी बहुत मज़ा आया हमें, एक दूसरे मुल्कों से लोगों से मिले और तकरीबन 60 मुल्क थे मुकाबले में। ठीक है, जिनको आपने कम्पीट किया और 1700 जो स्टूडेंट्स थे उनको आप लोगों ने कम्पीट किया वहाँ पे। तो हुसैन, आपकी कैसी जर्नी रही, कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बेहतरीन जर्नी थी। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। इट वाज अ वेरी एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन दोहा. It was something we had never done before on an international setting, especially debating, writing, challenge, etc. It was all a very wonderful time there. ठीक है, तो मुझे बताइए कि वहाँ पर आप एचिसन कॉलेज में से आपके साथ पूरी टीम कितनी थी, कितने स्टूडेंट्स गए हुए थे, पूरे लोग कितने थे, टीम कितनी थी? हमारी टीम हमारे क्लास से तकरीबन 9 लोग थे हमारी टीम में। ठीक है, और सबने जो है ना ये सारी उन सबने टीम अप करके इस चीज़ को जो है ना वो
जीता है या इंडिविजुअली आप लोगों ने किया है? इन लोगों की एचएसएन से 3 डेलीगेशंस गई थी ठीक है। सीनियर डिवीजन में। Okay. डेलीगेशंस तो बहुत सारी गई थी, पाकिस्तान से तो डजन्स ऑफ, मेरे ख्याल में बहुत सारी टीम्स थी, वी हैव लॉस्ट काउंट ऑफ हाउ मेनी Okay. टीम्स पाकिस्तान से गई थी। लेकिन इनके सीनियर डिवीजन से तीन टीम्स गई थी। ये जो आप 92 मेडल्स की बात कर रही है, ये इन 3 टीम्स ने इज्तिमाई तौर पे Okay. विन किए हैं। इन लोगों को ये शर्फ हासिल है कि ये लोग ग्लोबली दोहा में 3rd आए हैं, पाकिस्तान में तो अब एशिया में और पाकिस्तान First में पे आए फर्स्ट हैं, है हाँ। और ग्लोबली 3rd है। इनके इज्तिमाई तौर पे 39 मेडल्स एंड 9 ट्रॉफीज थे टोटल। हमारी 11 ट्रॉफीज है जिनमें से 9 इन लोगों ने इन लोगों ने जो है ना बिल्कुल वो लिए। बिल्कुल क्या इन तीनों बात ने। है। अहमद एज वेल। हाँ, हमारे साथ अहमद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, जो बिल्कुल, आपके जबरदस्त। टीममेट है उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अहमद, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, जी ठीक है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ग्लोबल स्टेज पर। मतलब ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने एट दिस स्टेज हमने पाकिस्तान को एज 14-year-olds कम्पीटिंग अगेंस्ट 19-year-olds हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट अचीव की पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बट हमारे एज इंडिविजुअल्स एज पाकिस्तानीज हमने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया ऑन द ग्लोबल स्टेज। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके फ्रेंड्स भी और हम लोग भी आपको यहाँ पर मिस कर रहे हैं कि आप स्टूडियो में होते तो ज्यादा मजा आता। जी जी बिल्कुल। लेकिन माशाल्लाह मैंने अल्लाह का तो शुक्र करना था, तो मैं रिसेंटली मैंने उम्रा भी कर लिया है। वाह जी, माशाल्लाह। अच्छा, मैं आप ऐड करना चाहूंगी जी। कि अहमद जुल्फिकार जो है, इस हाँ। बच्चे ने उस ग्लोबल राउंड में इंडिविजुअली इंडिविजुअल भी ना, रैंकिंग्स में ये फर्स्ट आया है हाँ, ग्लोबली। इंडिविजुअली रैंकिंग में फर्स्ट So this आया है, is 100 huge. पार्टिसिपेंट्स एग्जैक्टली, कि ये एक ह्यूज हमारे लिए कह ले कि बड़ी प्राउड की बात है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अहमद, और कितना कह ले कि आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं, फैमिली है, वो कितना प्राउड फील कर रही है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरी फैमिली भी बहुत प्राउड है, मेरे सारे मामू, मेरे सारी एक्सटेंडेड फैमिली बहुत खुश है। मेरी बहन भाई, मेरी बहन ने हमारी बहुत मदद की थी, उसने भी पहले ये मुकाबला किया हुआ था। Okay. उसने हमारी मदद की थी, हमें सपोर्ट दी थी, मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट दिया था। और एक्सपीरियंस उस कंपटीशन में बहुत अच्छा था, क्योंकि जब आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा होता है तो आप कहाँ की जगह से लोगों को मिल रहे हैं आप, और फिर आपका ये एक्सपीरियंस भी बना है ना कंपटीशन में जाके कि आप डिबेटिंग कर रहे हैं, आप लिखाई कर रहे हैं, आप इसके लिए पढ़ाई जो कर रहे हैं, आप इतनी नॉलेज आप ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए ये कंपटीशन जीतना ना सिर्फ नहीं है, लेकिन जो हमने नॉलेज इसके दौरान सीखा है और उसकी तैयारी में सीखा है, वो भी हमारे लिए फ्यूचर में बहुत यूजफुल होगा। बिल्कुल तो ऐसे ही मेरे है। ख्याल से एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इसका। दैट्स रियली ट्रू कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आप वो उस चीज़ को विन कर रहे हो या लूज कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक्सपीरियंस आप उससे क्या लेकर आ रहे हो ये आपको ना आगे लॉन्ग टर्म में मदद देता है। तो हमारे साथ हुसैन मौजूद थे, इब्राहिम मौजूद थे, अहमद ने हमें ज्वाइन किया था, और जो है इब्राहिम की मॉम ने भी हमें, इर्तिफा ने भी ज्वाइन किया था। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इसी तरह आप लोग शाइन करते रहे और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान को हमें प्राउड फील कराए। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर के हवाले से, क्योंकि लाहौर अंदरून शहर के बाहर जो है ना वो ज़ेर ज़मीन कमर्शियल मार्केट्स तामीर करने का फ़ैसला कदीमी लाहौर वर्सा बहाली अथॉरिटी लहर ने अंदरून शहर के लिए बड़ी नवीद सुना दी है। 2300 दुकानें बिजनेस लॉस की बुनियाद पर गिराई जाएंगी और 2300 दुकानों को एक साल में ज़ेर तामीर भी किया जाएगा। इसमें शालम गेट है, लोहारी गेट है, मोरी गेट है, भाटी गेट है, और इसके बाहर जो है ना दुकानों की एक कह लें कि लेजेंड एक्विजिशन कराई जाएगी, लैंड एक्विजिशन कराई जाएगी, जबकि 13 दरवाज़ों के बाहर बाग को दोबारा असल हालत में लाया जाएगा। अब लहर अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ ने मार्केट्स की तामीर की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके हवाले से, जिसके तहत शहर लाहौर में जो 1500 गलियां हैं उसका काम रोक दिया गया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 जो कि 30 जून से सितंबर तक जाने का इंकशाफ था, क्योंकि मुकम्मल हो जाना था, अब मानसून की
आमद है इसमें शहर में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है फ़ेज़ 1 वो अधूरा रह जाएगा। तो इस पर बात करते हैं, इसके पीछे किस तरह के मामलात है, क्या सितंबर तक ये जो काम है डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये मुकम्मल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस पर बात करने के लिए इमरान अकबर ने हमें ज्वाइन किया है, चीफ रिपोर्टर हैं, तो उनसे बात करते हैं। इमरान साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी तो नहीं है वो थोड़े से शहर में तारी हो गए हैं हमारी आज की कुकिंग स्किल से। देखिए ज़बरदस्त है जी आपकी जिंजर जो हमने देखा है अभी, जिंजर चिकन। हाँ तो वो चूँकि मॉर्निंग है हाँ तो दोपहर का वो इस तरह लग रहा है कि दोपहर का खाना स्टार्ट हो गया है। हाँ ऐसे ही है। तो इमरान साहब हम आते हैं अब अपनी टॉपिक की तरफ कि लाहौर शहर में ख़ासतौर पर जो अंदरून शहर है, इस पर पहले भी हम बात कर रहे थे कि वो एक जो हमारा विरसा है या जो हमारी एक तारीख़ी मकामात की बहाली है उसको दोबारा से लेकर आया जा रहा है लहर अथॉरिटी के। ख़ासतौर पे ये जो कमर्शियल मार्केट्स हैं इनकी तामीर का मंसूबा है, ये ज़रा बताइए कहाँ तक पहुँचा है? देखिए मुनीबा ज़बरदस्त है क्योंकि नून लीग को पहले भी देखा गया कि ये हमेशा ट्रेडर्स लवर्स रहे हैं। हाँ। तो पहले तो आपको याद होगा 3-4 माह पहले तो एक फ़ैसला आया था कि ये गिरा दिया जाएगा, बड़ी दीवार बनाई जाएगी। हाँ और इसमें तमाम लोग जो है वो परेशान हो गए थे क्योंकि आपको पता है 3-2 दहाइयों से जो है लोग कारोबार कर रहे हैं और उनकी तीसरी नस्ल चल रही है, तो लोग भी परेशान हो गए थे। जो वहाँ पे ट्रेडर्स से लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता था तो वो सब परेशान हो गए थे कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो इवन के लोग तो बाहर भी निकलाए थे। हाँ जी, ये तो अब ये जो फैसला हुआ है तकरीबन ये 5-6 दिन हो गए हैं इस बात को कि जो लहर अथॉरिटी के पैटर्न चीफ हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उन्होंने मंजूरी दी है और उन्होंने गो हेड भी दे दिया है कि जो बाहर 2300 दुकानें हैं, डोमेस्टिक घर हैं, कमर्शियल इमारात हैं, इनको गिराया जाएगा और इनके गिराने से पहले जो इनका रोज़ाना का लॉस होगा वो सालाना के तौर पर इसका तखमीना लगाया जाएगा। अच्छा। और उसके बाद ताजरों के साथ मुशावरत जो है वो मेन कॉज है। लेकिन क्या लोग मान गए हैं, ताजर मान गए हैं? ये इसी बात पे आ रहे हैं। तो अभी तो ये फैसला मंजूरी दी है ना, तो अब इसके ऊपर इंतज़ामिया बैठेगी, ज़ाहिर बात है उन्होंने बनाना है और उन्होंने गो अहेड दे दिया है। तो अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर तो आपको पता है कि सरकार के पास एक डंडा होता है तो वो एक प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अगर तो ये जिस तरह कह रहे हैं वैसे ही हो जाता है कि इसको अंडरग्राउंड ले जाते हैं और उनको बना कर देते हैं दुकानें, एक साल उनका बिजनेस लॉस भी देते हैं सालाना, तो डेट्स गुड कि अच्छा है। एक तो शहर का जो है वो हुस्न भी जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि दुकानें आगे बनी हुई हैं शहर के, तो वो चीज़ नज़र नहीं आती जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये 13 दरवाजे हैं जिनका हुस्न बहाल करना है और अगर ये काम इस काम में ये कामयाब होते हैं, जिस तरह इनका सर्कुलर गार्डन है उसको बहाल करना है, जो आपने देखा होगा मोची गेट के बाहर एक आपको जलसा जो है नज़र आती है जहाँ पे शहीद भट्टो ने जो है जलसा किया था। तो आज वो एक रड़ा मैदान है, वहाँ पे पिकअप्स नज़र आएंगी, गाड़ियाँ नज़र आएंगी, पार्किंग नज़र आएगी, बच्चों को खेलते हुए नज़र आएंगे आपको। तो अगर वहाँ पे भी एक वो जो बाग सर्कल गार्डन है ये बना लेते हैं और ये पूरे रेडियस में बनाते हैं, 5.5-6 किलोमीटर का रेडियस है, इसको कवर करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जेल रोड पे जो रेस कोर्स वाक़या है अगर यहाँ पे एक ट्रैक भी बन जाएगा तो एक्सरसाइज के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये भी हो जाएगा। एक और जो स्टोरी है उसके ऊपर बात करनी है कि शहर में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो 1500 गलियाँ हैं उसके ऊपर काम रोक दिया गया है, मानसून की वजह से काम रोका गया है। देखिए मुनीबा तकरीबन 15 दिसंबर को 2024 को ये टेंडर वगैरह लगाए गए थे और उसके बाद ये काम शुरू कर दिया गया था। और अभी जो 1500 गलियां आप बता रहे हैं ये वासा के पास थी। अच्छा। और वासा ने यहाँ पे सीवरेज बिछाया हुआ है और सैंड जो है रेत जो है वो भी डाल दी है। अब इन गलियों की ज़िम्मेदारी ना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि नेस्ट पार्क से एक गली को वेट कराएं क्योंकि ये वासा की वो सीवरेज लाइन जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई है और उन्होंने बिछाई हुई है। तो अगर कल को खुदा ना हादसा ये गली बैठ जाती है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आएगा। इसी सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने कहा कि पहले जो नस्पाक है इसको वेट करेगा और इसको वेट करने के बाद सर्टिफिकेट देंगे हमें कि ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पे। अब दूसरी बात ये साथ ही आ गया कि 30 जून उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी, आज 30 जून है।
तो फेज़ 1 है, फेज़ 2 भी है। अब उनसे जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा जी फेज़ 1 फेज़ 2 का हमने खुद ही नाम लिया था कि ये प्रोजेक्ट जाना था 2026 के जून तक। अच्छा। अब ये 2025 जा रहा है, तो हमने शुरू किया था दिसंबर में, तो अभी हमारे पास 6 माह थे। 6 माह में लाहौर शहर में इतनी ज़्यादा गलियाँ बनाना, इतनी ज़्यादा शहराएँ बनाना कोई छोटी बात नहीं होती। तो वो कह रहे हैं कि हमने वो काम कर रहे हैं कि इसका एक एक चीज़ को चेक करवाया जा रहा है ताकि कल को कोई चीज़ बैठे तो उसका जिम्मेदार जो है, जो बंदा वहाँ पे बना रहा होगा, वही वाला ऐलान ही ना करें कि हम इतनी डेट को जो है ना वो हम मुकम्मल कर लेंगे। यही बात मैंने की। आप 30 जून का ऐलान ही ना करें कि फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके सामने मई में हुई थी। हाँ। और मई में वज़ीर बल्दियात आके बैठे थे, वज़ीर इत्तलात भी थी और इसके साथ साथ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सब लोग बैठे हुए थे, MD वासा भी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम अपना 30 जून को। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है DC लाहौर वो कहते हैं हमारा काम मुकम्मल हो गया हुआ है। अच्छा। MCL का, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर का, जो हमारी गलियाँ थी ना वो हमने मुकम्मल कर ली हुई हैं। जो ये वासा को दी गई थी जिनके अंदर सीवरेज बिछाया जाना था और जिनके अंदर, यानी कि जाहिर बात है जहाँ पे सीवरेज बिछता है वहाँ पर तमाम आपको पता है कि वो एक दूसरी अथॉरिटी चली जाती है जिस तरह वासा है। तो वो कह रहे हैं कि जब ये चीज़ उनके पास है हमने उनसे लेनी है तो नेस्पा के सर्टिफिकेट, इनके अफसरात के सर्टिफिकेट के बाद ली जाएगी और अभी ये काम शुरू हो गया हुआ है। अब ये सर्टिफिकेट लेते जा रहे हैं मगर साथ ही अब मानसून शुरू हो गया है तो मानसून ये कभी धूप लग जाती है, कभी बारिश हो जाती है और कल की हाँ तो ये सारी अब आपके समय में लाहौर तो उखड़ा हुआ है इस वक्त, जहाँ जहाँ बारिश है वहाँ पे, और आपको पता है ये तमाम चीज़ें जो है ये बारिश में तो इनका बेड़ा गर्क हो जाता है और वो गली मोहल्ले वाले तो तंग आ जाते हैं। अब कई गलियाँ इसमें बैठेंगी भी क्योंकि अब अभी तो गलियाँ बनी हैं, तो जैसे ही आपकी बारिश होती है तो उसे बता देना कि गली कैसी बनी है क्योंकि इतना पानी तो उसको चाहिए नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही है कि लाहौर शहर में पानी कैसे खड़ा होता है जब बारिश होती है, तो कभी कभी 1-1 फुट, कभी कभी 1.5 फुट गली में पानी खड़ा होता है। तो अभी ये तमाम चीज़ें जो है ना, मैं तो ना आपको बता रहा हूँ कि हम तो जैसे ही हमारी आँख खुली हुई है ना, हमने शहर लाहौर में बाल्टियों से पानी देखा हुआ कि बाल्टियों से लोग निकालते थे और इवन के अभी भी आप कभी शुमाली लाहौर में चले जाएं तो वहाँ पे गलियों में यही सूरत हाल है। अब पता नहीं कहाँ पे डेवलपमेंट होती है, कैसे गली बना देते हैं, कैसे अब ये यहाँ पे एक टेबल पे बैठ के कह देते हैं कमाल हो रहा है, तो अंदर जब जाते हैं हम तो वही गलियाँ जब हमने विज़िट करनी होती हैं, दिखानी होती हैं, तो वहाँ पे पानी खड़ा होता है। अच्छा। अब पानी को ख़त्म करने के लिए, उसका सीवरेज सिस्टम सेट करने के लिए तो सारा सिस्टम बनाया गया था। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता इमरान साहब कि जैसे DC लाहौर के अंडर बाकी और भी चीज़ें जैसे MCL है या बाकी, तो ऐसे ही वासा भी आ जाए ताकि अंडर वन रूफ ही सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो मुकम्मल हो जाए। वासा उनके पास ही है, तो फिर क्यों नहीं वासा काम करता? नहीं, वासा ने काम कर दी है। हाँ। उन्होंने सीवरेज लाइन बिछा दी है, मैंने आपको पहले भी बताया, रेत भी लगा दी है। अब ये कह रही है एडमिनिस्ट्रेशन कि हमने नेस्पाक से इसको ओके करवाना है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट देंगे तो अगला काम स्टार्ट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखते हैं कि ये सूरत हाल 30 जून की डेडलाइन दी गई थी वो तो ख़त्म हो गई है, आज 30 जून है, अब सितंबर का कहा जा रहा है, तो अब सितंबर में ये चीज़ मुकम्मल होती है कि नहीं होती है। तो हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद थे, इस हवाले से हमें बता रहे थे। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जनाब अब कुछ बात करते हैं माशरे के हवाले से, और हम ऐसे माशरे में रहते हैं ना जहाँ फ़नकारों, खिलाड़ियों और अवामी शख्सियात को पहले तो आसमान पर चढ़ा दिया जाता है और फिर मौका मिलते ही ना उनको ज़मीन पर गिरा दिया जाता है। एक बार शोहरत हासिल हो जाए ना तो वो फ़र्द अपनी ज़ाती शनाख्त खो देता है और उसे कौम की प्रॉपर्टी करार देकर ना उसकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत को अपना हक समझा जाने लगता है। सोशल मीडिया पर तनकीद के नाम पर उनकी किरदार खुशी की जाती है, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं और ज़िंदगी के हर मोड़ पर उनको तंज़ और तहकीर की नज़र से देखा जाता है। क्या ये रवैया आपको दुरुस्त लगता है कि एक खिलाड़ी अगर मैच हार जाए तो उसे फिक्सर या फिर पर्ची कह दिया जाता है, एक अदाकार अगर अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारे तो उसे बेहयाई की अलामत बना दिया जाता है? और अफसोस की बात यह है कि अक्सर को इज़्ज़त उनको जो अक्सर शख्सियत हैं उनको जो इज़्ज़त है ना वो मरने के बाद ही मिलती है, जीते जी उन्हें सिर्फ नफ़रत, मजाक या फिर तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो क्या हम अपनी जहनियत बदल पाएंगे? क्या हम किसी की मेहनत, जज्बे और ज़ाती ज़िंदगी की इज़्ज़त करना सीख सकेंगे? कब सीखेंगे हम? तो इसी के ऊपर हमने बात करनी है कि ये नफ्सियात, ये कैसे लोग होते हैं, ख़ास तौर पे ये जो सोशल मीडिया पर, ये ख़ास तौर पर जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको अपनी
प्रॉपर्टी समझना शुरू हो जाते हैं ना, पब्लिक प्रॉपर्टी समझना शुरू हो जाते हैं कि भाई हम इनको कोई भी कमेंट कर दें, कोई भी बात बोल दें, कुछ भी बोल दें, ये बुरा ना माने क्योंकि अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इनके साथ कुछ भी कर दें, इनको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो क्या ये वाकई ऐसा होना चाहिए या कितनी गलत चीज़ है ये, कितनी गलत अप्रोच है जो यहाँ पर पनप रही है? इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर नबिया अली खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको वेलकम कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नबिया, ये जो शोहरत है, क्या इसका ये मतलब होता है कि आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाए या आप फेमस हो गए, आप कोई पर्सनालिटी बन गए हैं, आपको शोहरत मिल गई है तो आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाए? अच्छा देखिए, ये महज़ब माशरों में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। आपने हॉलीवुड के स्टार्स देखे हैं? कभी कभी किसी की ज़ाती राय, किसी की ज़ाती ज़िंदगी, किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो तबसरे भी आपने पाकिस्तान में ही सुने होंगे कि उनकी ज़िंदगी पे भी तबसरे, बॉलीवुड की एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस पे भी तबसरे जो हैं वो पाकिस्तान में ही हो रहे होते हैं। ये एलिमेंट है इस चीज़ का कि आपके पास शऊर नहीं है। ये एलिमेंट है इस चीज़ का कि आप तालीमी याफ्ता होते हुए भी तालीमी याफ्ता नहीं है। आपका जहन जो है वो इतना काम नहीं करता। आप ज़हीन ज़रूर हैं लेकिन आप अपनी जहानत को गलत तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी शख्स किसी भी तरह पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, और कोई भी फेमस शख्स जिसने अपनी इज्जत से पैसा कमाया है या शोहरत कमाई है, तो वो शख्स जो है जिसने अपना नाम बनाया, उसकी बड़ी मेहनत है इस चीज़ में। वो कोई भी है, वो क्रिकेटर है, वो आपके मुल्क के स्टार्स हैं, वो अदाकार हैं, कोई भी है। देखिए, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो अपनी पर्सनल लाइफ जैसे मर्जी इंजॉय करें। मेरा, आपका, हमारा, अवाम का इख्तियार नहीं बनता कि उनकी पर्सनल लाइफ पर जो है वो टॉन्ट करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि इस्लाम भी आपको ये हुक्म दे रहा है, अल्लाह की तरफ से भी ये हुक्म है कि किसी को भी कुछ ना कहो, किसी से भी कोई ऐसी बात ना कहो। और मुसलमान होने का तकाजा ये है कि दूसरा मुसलमान आपकी जुबान और हाथ से महफूज रहे। लेकिन आज ना जुबानों से महफूज हैं हम तो जी सोशल मीडिया पे खास तौर पर तो हम तो अपना फर्ज समझते हैं ना, खास तौर पर कि अगर आप कोई पर्सनल आपकी कोई पर्सनल चीज है, कोई पर्सनल जिंदगी में आप कोई बेशक दूसरी शादी भी कर रहे हैं, चले सपोज कर लेते हैं कोई दूसरी शादी कर रहे हैं, कोई अदाकार या कोई भी फेमस पर्सनालिटी, आप तो अपना फर्ज समझते हैं कि उसको तनकीद का निशाना बनाना है, उसकी जिंदगी पे आपने सवाल उठाना है। ये हमारा मसला नहीं होना चाहिए, किसी का भी मसला नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, हम पब्लिक फिगर हैं, हम सारा दिन जो है वो टेलीविजन पर आपको नजर आते हैं, हमारे पर्सनल बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। मीन के भाई आप जो है ना कुछ भी बोलेंगे, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आपकी पर्सनल लाइफ है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, आपको उसका भी थोड़े से एथिक्स, मुझे लगता है हमारे में एथिक्स और अखलाकियात की थोड़ी सी कमी है। देखिए, हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है। अखलाकियात की ट्रेनिंग मुझे बताएं आपके कौन से स्कूल में दी जाती है? अखलाकियात की ट्रेनिंग कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी में दी जा रही है? आपको सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं और आपको एंड टू एंड जो है वो एक कागज़ की डिग्री जो है वो पकड़ा दी जाती है कि ये आपकी डिग्री है, आपने किताबें पढ़कर जो है वो ये पेपर दे दिए और उसमें आप पास हो गए। लेकिन आप ज़िंदगी के इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं। और ज़िंदगी के इम्तिहान में फ़ेल आप इसलिए होते हैं क्योंकि आपके पास तजर्बा नहीं है, आपके पास इखलाकियात नहीं है। सबसे पहला दर्स इस्लाम क्या दे रहा है? इखलाक का, कि बेहतरीन इंसान वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है। हमें देखना होगा कि हम जिनको ट्रॉल कर रहे हैं उन लोगों की मेहनत भी कोई मैटर करती है। अगर किसी के घर में किसी के भाई बहन ने कुछ कर दिया है तो आपने उसको ट्रॉल करना शुरू कर दिया है। अब उसने अपने भाई बहन का ठेका तो नहीं लिया हुआ। अगर उसकी जो है वो कोई किसी की शादी टूट गई है घर में, किसी के जो है वो रिश्तेदार ने, किसी कज़न ने कुछ कर दिया है तो ये फलां की जो है वो रिश्तेदार है जी, फलां की जो रिश्तेदार। मैंने कितने देखे हमारे सिंगर्स की जी, ये बहन है इस कसम पुरसी की हालत में जो है वो फिर रही है बैटरी। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? हम कौन होते हैं किसी की ज़िंदगी में? एक कोई बहुत बड़ा सिंगर है, कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है हमें उसमें झांकने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम झांकेंगे तो इसका मतलब ये कि हम बहुत फारिग कौम है, हमारे पास इतना टाइम है कि हमारे पास सही काम करने के लिए कोई वक्त नहीं है और हमें ट्रॉल करने के लिए पर्सनालिटीज़ को और फेमस पर्सनालिटीज़ को बहुत टाइम है। ये खाली जहन होते हैं। मैं इनको हमेशा कहती हूँ जिनकी ज़ुबानें चलती हैं और जिनके सोशल मीडिया पर हाथ चलते हैं और फजूल चलते हैं, क्योंकि दिमाग फजूल चलता है तो ज़ाहिर है हाथ भी फजूल ट्रॉल करने के लिए चलते हैं। ये खाली दिमाग हैं, इनके दिमाग में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी भर चुकी है। देखिए, इंसान दो ही रास्तों पे चल सकता है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। हाँ। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कौन सा रंग देते हो, पॉजिटिव देते हो या नेगेटिव देते हो। हमारे यहाँ नेगेटिविटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि नेगेटिविटी को प्रमोशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, क्या ये भी हो सकता है कि हम किसी की कामयाबी को हजम नहीं कर पा रहे होते हैं? हसद बिल्कुल है। पाकिस्तान में जितनी हसद है, मैंने दुनिया में इतनी हसद नहीं देखी। हसद का शिकार लोग जो आपके साथ ही बैठकर खाना खा रहे होंगे, आपके साथ ही बैठकर आपके दोस्त के ला रहे होंगे और आपकी शोहरत से जो है वो जेलस होंगे।
ये रोज़ाना मुझे ये चीज़ें मुझे खुद ज़ाती तौर पे फेस करनी पड़ती हैं। आप यकीन करें, जिनको मैं अपना बहुत करीबी दोस्त समझती हूँ वो भी मेरी शोहरत से जेलस हैं, उनको भी तकलीफ है। और अक्सर औकात मुझे लोग तड़ियाँ भी लगाते हैं, हम तुम्हारे बारे में सारी दुनिया को बता देंगे, बता दो यार जाके, क्या बताना मेरे बारे में। मतलब मैंने किसी का हक मारा हुआ है, किसी की जायदाद पे कब्जा किया हुआ है, किसी की बहन उठा ली है, क्या लिया मैंने। तो मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यार मुझे, आपको जब आप फेमस हो जाते हैं तो लोग आपको डराते हैं कि हम आपके बारे में ये बताएंगे, हम आपके बारे में गलत राय बताएंगे। बहुत आसान काम है किसी को भी गलत साबित करना। किसी अच्छे बंदे की क्रेडिबिलिटी खराब कर दो, उसको डीफेम कर दो, और लोग ताना और तड़ी क्या लगाते हैं कि हम तुम्हें डीफेम कर देंगे। डीफेम कर देंगे, आपने मुझे इज्जत दी नहीं है, मुझे मेरी इज्जत जो है वो मेरे अल्लाह ने दी है, और जब तक अल्लाह ना चाहे कोई किसी से इज्जत नहीं छीन सकता। तो ये क्यों ऐसा हो गया है कि मशहूर होना ये लोगों के लिए, या उन मतलब जो लोग मशहूर होते हैं ये सजा क्यों बन गई हुई है कि आप मशहूर हुए तो ये आपके लिए समझे कि अब ये आपको पनिशमेंट हो गई है, आपको सजा मिल गई है कि आप मशहूर हो गए। आपके पास मॉर्निंग शो है, किसी और के पास नहीं है। हसद तो बनती है ना। मैं रातों रात जो है वो मेरी चीज़ें जो है वो वीडियोस वायरल हैं, लोग जो है वो सुनते हैं, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर एज अ जो है वो समझते हैं, लेकिन मैं माहिर नफ्सियात हूँ, मैं तो अपनी नफ्सियात के हिसाब से बात करती हूँ। पूरी दुनिया में लोग इस टाइम सुन रहे हैं, तो जो मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग हैं वो यही समझते हैं ना यार हमारे साथ खाती पीती है, आम सी बंदी है, इतनी शोहरत कैसे मिल गई। हजम नहीं होती शोहरत, हजम नहीं होती। शोहरत को हजम करना उस शख्स के लिए भी बड़ा मुश्किल है जिसको शोहरत मिल गई, और जो साथ उठने बैठने वाले लोग हैं। अच्छा, बाहर से कोई आपका दुश्मन नहीं आता। अच्छा। ये सब आपके दोस्त अहबाब होते हैं, अंदर से होते हैं। हाँ, आपके अपने होते हैं, सराउंडिंग्स के होते हैं। उन्हीं के पास इतना टाइम है कि वो आपके अंदर खामियां तलाश कर रहे हैं। भाई आप झूठ बोलती हैं, तो क्या हम कभी झूठ नहीं बोल सकते? क्या हमें कभी ये इजाज़त नहीं है कि हम किसी मामले में जो है वो झूठ इख्तियार कर सकें? झूठ कोई भी बोल सकता है, किसी भी मामले पे बोल सकता है, और कहीं भी बोला जा सकता है। ये नहीं है कि एक बंदा, ये कोई फरिश्तों की दुनिया नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम शायद ये समझ बैठे हैं कि फरिश्तों की दुनिया, यहाँ इंसान नहीं है, इंसानों से गलती होती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। गलतियों को माफ़ करना सीखें। और आप, अब मेरी एक बर्थडे के जो है वो सिचुएशन थी, उसमें मैंने एक साहब को जो है वो इनवाइट कर लिया। वो जो ट्रोल किया गया मुझे सोशल मीडिया पर उस हवाले से, हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि वो क्या है, वीडियो बन रही है नहीं बन रही। लोग व्यूज लेने के लिए आपको गंदा करने तक आ जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया पे व्यूज लेने के लिए हद पार कर देते हैं। हमें नहीं पता होता हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हमारी वीडियोस किस तरह बना रहे हैं। आप यकीन करें, मुझे तो नहीं पता, आपको तो नहीं पता कि यहाँ पर बैठे हुए लोग जो किस तरह वीडियो बना के वायरल कर दें उसको। देखने वाला ये कहेगा जी डॉक्टर नबीहा ऐसी है, जो है फलां ऐसा है। तो ये ना करें, ये इसलिए ना करें कि जिसने ये काम किया है उसने नेगेटिव सोच के साथ किया है, शैतानी सोच के साथ किया है। वो शैतान है, तो उसने शैतानी, जो बंदा किसी को गंदा करता है बेसिकली वो खुद गंदा होता है जी। और वो बंदा जो किसी के बारे में नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है, वो बेसिकली आप अपने दिमाग का और अपने खानदान का तारुफ करा रहे होते हो कि आपका खानदान क्या है। हमें बहुत जरूरी है इस टाइम पे कि हम अपने खानदान को। डॉक्टर नबिया, मतलब मैं भी ऐसी चीज़ें देखती हूँ, खासतौर पर वो बहुत से ऐसे लोग जिनको इतना क्रिटिसाइज किया जाता है पब्लिक की तरफ से, इतना बोला जाता है, उनके किरदार खुशी की जाती है कि वो एट द एंड इतना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, परेशान, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि उनको फिर सोशल मीडिया अपनी हर चीज़ छोड़नी पड़ती है सिर्फ इन लोगों की वजह से कि जो उन्हें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी समझना शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये एक जहनी टॉर्चर है और इसकी सज़ा है। ये मैं आपको बता दूं, इस पे सेक्शन लगते हैं, और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इसके बड़े सख्त कवानीन हैं कि जिसमें आप एक फेमस पर्सनालिटी को मेंटली डिप्रेस करने के तौर पर उसको अब्यूज़ करें, उसको गलत जुमले इस्तेमाल करें, उसको इस नहज तक पहुंचा दें कि वो सोशल मीडिया या मीडिया से जो है वो अलग होने की कोशिश करे। और इस तरह से हमारे बहुत सारे लोगों के साथ हो भी चुका है। हाँ जी, ऐसे ही डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ क्या नहीं किया लोगों ने। पर्सनल लाइफ हर किसी की होती है, अफेयर सबके चलते हैं, वीडियो सबकी होती हैं। ये कोई जो है वो नई माफ़ुल फितरत बात नहीं है कि जी फलाने की वीडियो जो है वो निकल आई तो फलाने की क्या वीडियो निकल आई, सारी दुनिया यही कर रही है, आपकी नहीं वीडियो निकल सकती कभी। तो वीडियो पर तबसरे करने छोड़ दें, आजकल तो पर्सनल लोगों के बेडरूमों में घुसना छोड़ दें, क्योंकि हर किसी का बेडरूम है, हर कोई वॉशरूम जाता है, हर कोई बेडरूम में जो है वो जाता है, हर किसी के अफेयर्स हैं। तो ये चीज़ें छोड़ दें कि किसी की वीडियो निकलेगी, किसी की पिक्चर्स निकलेंगी, किसी भी तरह की कोई चीज़ निकल सकती है किसी भी टाइम पे। कोई यहाँ पे फरिश्ता नहीं है। मैं नहीं मानती किसी को कि हम फरिश्तों की दुनिया में रहते हैं। इंसान को इंसान समझना सीखें, और पब्लिक प्रॉपर्टी
फेमस लोगों को मत समझें, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनके शौहर भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, वो अपने दोस्तों में बैठकर जो है वो हल्ला गुल्ला भी करेंगे, उनकी वीडियोस बना के वायरल करना छोड़ दें। वो अपने फैमिली के साथ जो है वो गेट टुगेदर भी करेंगे, अगर वो उसमें डांस कर रहे हैं, अगर वो उसमें कुछ कर रहे हैं, तो आप कोई नहीं होते, हम कोई नहीं होते उनके ऊपर टॉन्ट करने वाले। आप उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें, जिंदगी मुश्किल मत करें लोगों की, क्योंकि आपकी अपनी जिंदगी मुश्किल है, आपको वो चीज़ें नहीं मुयस्सर। ये वही लोग करते हैं जिनको खुद कुछ चीज़ें मुयस्सर नहीं होती, फिर वो दूसरे पे टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये कर रहा है, मैं नहीं कर रही या मैं नहीं कर सकती। अक्सर खवातीन या मर्द हजरात जेलस इस वजह से होते हैं कि इसके पास और मेरे पास नहीं है, फैक्ट और कुछ भी नहीं है। आप कान को इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें, है ये कान ही, लेकिन जब तक आप बदतमीजी करते रहेंगे, आप अपना तारुफ देते रहेंगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये जो बदतमीजी करने वाले लोग हैं इनको ब्लॉक किया करें, ये अपना ज़र्फ दिखा रहे होते हैं। हाँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है, करोड़ों लोग हमें जो है वो जानते हैं, करोड़ों लोगों में से अगर चंद लोग बदतमीजी करते हैं तो इनको ब्लॉक पे डालें, और इनको ब्लॉक करने के बाद जो इनको पता चले कि किसी ने हमें जो है वो ब्लॉक किया है। और मैं समझती हूँ कि आपकी पूरी एक मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए सोशल मीडिया की जो इस ट्रोलिंग को रोके बाकायदा तौर पे। जितने भी फेमस लोग हैं उनको चाहिए कि अपनी टीम जो है मैनेजमेंट रखे, जिस तरह से कवानीन बनते हैं इसी तरीके से आपकी सोशल मीडिया टीम की मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो इस तरह के तमाम तर कमेंट्स जो है वो फिल्टर करते रहे, क्योंकि लोगों ने बाज नहीं आना, और उनकी तरबियत ही नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसे कवानीन भी है कि आप FIA के पास जा सकते हैं, ऐसी कोई भी अगर आपको हाँ, ये भी मैं लाजमी किया जा रहा है, बिल्कुल। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई हैरेसमेंट होती है, आप फेमस बंदे हैं और आपके खिलाफ जो है वो कोई महाज खड़ा किया जाता है सोशल मीडिया पे, केस कर सकते हैं बिल्कुल उनके खिलाफ। करें, कि अब हमारे चुप पास ना इतने बैठें। जो है ना अच्छे लॉज मौजूद हैं कि वो एब्रप्टली इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया के हवाले से हम बात कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर नबी अली खान मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप आई। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।